students, welcome to all of you in our next class. Dear students, last class में हमने start किया था strategies for enhancement of food production का chapter, जिसमें हमने start किया कि what is the breeding, what are the types of breeding. उसमें हमने स्टडी किया कि फूड क्या होता है, कौन सा फूड हमें चाहिए, हमें किस फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, व्हाट्स लाइव स्टॉक, व्हाट्स एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा. आज की क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कंट्रोल या टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू द ब्रीडिंग, यानी कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स, व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू द ब्रीडिंग. तो आज का जो टॉपिक है दैट्स कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू द ब्रीडिंग. और उसके बाद हम इसी टॉपिक में एक और क्वेश्चन स्टडी करेंगे दैट्स पोल्ट्री फार्मिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी controlled breeding techniques, यानी कि what are the techniques by which we can do the breeding, यानी कि जो ब्रीडिंग है ये कैसे हम करेंगे. इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज artificial insemination. Artificial insemination. What is that artificial insemination? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम मेल और फीमेल सेक्सुअल क्वाइट्स करते हैं तो जो मेल है वो इजैकुलेट करता है सीमन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. सपोज अगर एक बुल सेक्सुअल क्वाइट्स करता है काउ के साथ, वो नेचुरली रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल क्वाइट्स के दौरान इंसेमिनेट करता है सीमन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इंसेमिनेशन कराएंगे बट आर्टिफिशियली. दैट इज हम बुल से सीमन कलेक्ट करेंगे, उसे हम एक फ्रोजन चैम्बर में रखेंगे नेगेटिव टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको इंसेमिनेट करेंगे इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो दैट मीन्स it's a process by which semen is collected. कहां से हमने कलेक्ट किया? फ्रॉम मेल, यहां पे तो बुल, ठीक है, एंड inseminated inside the female. यहां पे फीमेल कौन है? काउ. inside the female reproductive tract. ठीक है. सो क्या है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? हमने सीमेन कलेक्ट किया बुल से, मेल से हमने सीमेन कलेक्ट किया, उसके बाद उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमिनेट किया. दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. यानी कि यहां पे इजैकुलेशन होती है, यहां पे इंसेमिनेशन होती है आर्टिफिशियली, यहां पे नेचुरल मेथड नहीं है. हमने कलेक्ट किया सीमन मेल से, उसके बाद उसको इंसेमिनेट किया कहां पे? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. एक और टर्म है दैट इज cryopreservation. What is that? सपोज हम कहीं बाहर से हमने कोई हाई ब्रीड वैरायटी हमने ली है, सपोज हमने काउ लिया है या हमने मेल लिया है. अब हमें मेल से सीमन लेना है, तो इस सीमन को हमें कुछ टाइम के लिए बिफोर इंसेमिनेशन हम इसको स्टोर करते हैं. तो जब हम इसको स्टोर करेंगे नेगेटिव टेम्परेचर पे, उससे हम कहते हैं क्रियोप्रिजर्वेशन. सपोज अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया, हंगरी, वहां पे हमने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई मेल बनाया गया या फीमेल बनाया गई, तो अब हमें पता है दिस फीमेल इज वेरी मच कॉस्टली, या जो फीमेल है ये हमने स्पेशली हमने जेनेटिकली इसको हमने बनाया है सिर्फ इस पर्पस के लिए, सो दैट ये मीट या ये जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है. तो हम क्या कर रहे हैं, उस काऊ का हम एम्ब्रियो लेते हैं या उस काऊ का हम एग लेते हैं,
या सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई डिजायर्ड मेल है, कोई बुल है जो हाइब्रिड वैरायटी का है, उससे हमने सीमेन कलेक्ट किया। फिर सीमेन हो या एग हो या फिर गैमीट्स हो या फिर एम्ब्रियो हो, हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं एट नेगेटिव टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं क्रियो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ gametes or embryos at नेगेटिव यानी कि माइनस टेम्परेचर, एट नेगेटिव टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, ये नोट कीजिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तो जीरो पे ही कोई भी चीज फ्रीज होता है, लेकिन यहां पे कौन सा टेम्परेचर किया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इस गैमीट या एम्ब्रियो को क्या रखा, प्रिजर्व किया। सो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स और एम्ब्रियोज एट नेगेटिव टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज विद द यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो हम यूज क्या कर रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, with the use of liquid nitrogen। तो जब हम प्रिजर्व करेंगे गैमीट्स या एम्ब्रियोस -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यूजिंग द लिक्विड नाइट्रोजन, इससे हम कहते हैं क्रियो प्रिजर्वेशन। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसे हम कहते हैं क्रियो प्रिजर्वेशन, यानी कि जो गैमीट्स है हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर पे, माइनस टेम्परेचर पे, लोवेस्ट डिग्री टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं क्रियो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट सी पार्ट, मोइट, MOET। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओव्यूलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। मल्टीपल ओव्यूलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जिसे मोइट MOET कहते हैं। देखिए ये क्या टेक्निक है, सपोज हमारे पास कोई ऐसी वैरायटी काउ है, कोई ऐसी ब्रीड है जो सबसे सुपीरियर ब्रीड है। अब जो सुपीरियर ब्रीड है, दे आर मिनिमम इन नंबर। हम एक ही ब्रीड से कंटिन्यूअसली सेक्सुअल क्वाइट्स फिर उसके बाद बर्थ नहीं करा सकते, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। सपोज अगर हमारे किसी डिपार्टमेंट में, वेटरनरी डिपार्टमेंट में या हमारे किसी इंस्टीट्यूट में हमारे पास कोई हाई वैरायटी, हाई ब्रीड काउ है, तो जब इस काउ से हम कराएंगे सेक्सुअल क्वाइट्स, नेचुरली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इसमें टाइम लगेगा आफ्टर अटेनिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, तब जाके उसकी बर्थ होगी। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो हम क्या करेंगे, टू सेव द टाइम, और हम चाहते हैं रिजल्ट जल्दी हो, हम क्या करेंगे, हम इस काउ को हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे, यानी कि गोनेडोट्रोपिन जो है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिससे फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, तो हम वो ड्रग्स हाई डोज में देंगे। तो जब हम हाई डोज ड्रग्स देंगे, नॉर्मली क्या होता है, एक काउ हर महीने सिर्फ एक ओवा यानी कि एक एग रिलीज करते हैं, जो नेचुरली एक साइकिल होता है फीमेल्स में। लेकिन यहां पे जब हमने काउ को बिल्कुल हाई डोज दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इसके ओवरीज, दोनों ओवरीज के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, तो एक ओवा के बदले 6 से 8 एग जो है मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप होता है। तो इससे 6 से 8 यानी कि 6 to 8 एग्स आर रिलीज्ड इन द फैलोपियन ट्यूब। नॉर्मली क्या होता है, एक ही एग रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन यहां पे 6 से 8 एग जो है रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में, बिकॉज हमने इस काउ को इंड्यूस किया हाई डोज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब हमने हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया, 6 से 8 एग्स डेवलप हो गए, और ये 6 से 8 एग जब रिलीज होते हैं कहां पर, इन द फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद हम इस काउ को आइदर नेचुरली हम इसको इजैकुलेशन कराते हैं बुल से, सेक्सुअल कोइटस कराते हैं बुल से,
उससे क्या होता है, जो वो सीमन है वो फर्टिलाइज, उसमें जो सीमन में स्पर्म्स होता है वो फर्टिलाइज करता है इन एग्स के साथ। नॉर्मली क्या होता था, एक स्पर्म और एक ओवा फर्टिलाइज होता तो एक ही जाइगोट बनता है, लेकिन इस काउ को हमने हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिए जिससे 6 से 8 एग्स रिलीज होते हैं। तो व्हेन देयर आर 6 to 8 एग्स इन फैलोपियन ट्यूब, यहां से 6 से 8 स्पर्म्स उनके साथ फ्यूज होते हैं, तो वहां पे मल्टीपल एम्ब्रियो बनते हैं या मल्टीपल जाइगोट्स बनते हैं। फिर हम नॉन सर्जिकल एस्पायरेशन मेथड से इन मल्टीपल गैमीट्स को या जाइगोट्स को क्या करते हैं, इस काउ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद इनको ट्रांसफर करते हैं इनटू अदर काउस, जिन्हें बोलते हैं सरोगेट काउस। सपोज अगर इस काउ में 8 जाइगोट्स बन गए, तो हम इन 8 जाइगोट को बाहर निकालते हैं। फिर ये 8 जाइगोट हम 8 काउस को इंसर्ट करते हैं उनके यूट्रस में, जिसको हम बोलते हैं सरोगेट काउस। तो 8 जाइगोट जब हमने इंजेक्ट किए, रिलीज किए इनसाइड द यूट्रस, तो इस तरह 8 काउस एट अ टाइम क्या हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। उनके अंदर, उनके यूट्रस में 8 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। तो इनके यहाँ पे 8 जो है काउस, या हम कह सकते हैं 8 बच्चों की पैदाइश होती है। सो ये वो टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं मल्टीपल ओवुलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। या कभी हम क्या करते हैं, इस काउ को, दूसरा एक और टेक्निक है, इस काउ को हमने हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिया जिसकी वजह से 6 से 8 एग्स रिलीज हो गए हैं इन वन साइकिल इन द फैलोपियन ट्यूब। फिर हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया, हमने आर्टिफिशियली सीमेन को रिलीज किया, कहा, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब और इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उससे क्या होता है, जब हमने उसको 6 से 8 एम्ब्रियो यानी कि 6 से 8 एग्स रिलीज हो गए, फिर आर्टिफिशियल को इंसेमिनेट किया, तो 6 से 8 जाइगोट्स बन जाते हैं। फिर नॉन सर्जिकली, देखिए सर्जिकल नहीं, नॉन सर्जिकल। व्हाट इज नॉन सर्जिकल, हम एक ओवुलेटरी एक माइक्रो नीडल लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, वो पेयर्स करते हैं थ्रू फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, थ्रू वेजिना। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से या यूट्रस से ये जो जाइगोट्स बने हैं इनको हम बाहर निकालते हैं सकिंग मेथड से, बोलते हैं एस्पायरेशन, सकिंग मेथड से। और फिर उनको हम इंसेमिनेट या इंजेक्ट करते हैं, कहां पे, अदर काउस, जिन्हें हम बोलते हैं सरोगेट्स। तो दिस टेक्निक इज नोन एज मल्टीपल ओवुलेटरी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। So we'll write female cows are induced with high dose FSH, follicle stimulating hormone। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या दिया, हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद क्या होता है, 6 to 8 eggs are released in one cycle। एक साइकिल में कितने एग्स रिलीज होते हैं, 6 से 8। ये आप यहां पे नोट कीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो है सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है। मैं यहां पे इसको स्टार दे रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि आफ्टर इंजेक्टिंग विद हाई डोज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हाउ मेनी एग्स आर रिलीज, दैट्स ओनली 6 to 8 एग्स। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, मैं लिखना चाहूंगा 1 egg पर साइकिल। ये नॉर्मली है। नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन यहां पे आफ्टर इंजेक्टिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कितने एग्स रिलीज होते हैं, 6 to 8 एग्स। तो उसके बाद क्या होता है, देन बाय नॉर्मल या नेचुरल फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल क्वाइट्स, या फिर इस काउ को हम क्या कराते हैं, बाय नेचुरल सेक्सुअल क्वाइट्स और AI मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 6 to 8 जाइगोट्स, या मैं लिख सकता हूं एम्ब्रियोज और फॉर्म्ड 6 से 8 जाइगोट या फिर एम्ब्रियोज बनते हैं, कहां पे, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नॉर्मली एक्चुअली एम्ब्रियोज होते हैं, क्योंकि जो ही जाइगोट बनता है, जाइगोट स्टार्ट्स डूइंग क्लीवेज। तो क्लीवेज में पहले सपोज 2 सेल्स, 4, 8, 16, 32 है, तो मोरूला स्टेज होता है, वी कॉल देम एज एम्ब्रियोज। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय नॉन सर्जिकल एस्पायरेशन
method, aspiration method, these embryos are collected from the female uterus. तो सर्जरी नहीं, नॉन सर्जिकल, यहां पे पॉइंट याद रखिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस मेथड से हम इन एम्ब्रियो को बाहर निकालेंगे। तो वी ट्रांसफर देम बाय नॉन सर्जिकल एस्पायरेशन मेथड। तो सर्जरी के बगैर हम इन जाइगोट्स को या इन एम्ब्रियोज को नीडल की मदद से, इंजेक्टिव नीडल की मदद से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ these 6 to 8 embryos to the uterus of other cows। ठीक है, तो हम ये 6 से 8 एम्ब्रियो कहां ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस ऑफ अदर काउस, जिन्हें हम बोलते हैं सरोगेट्स। यहां मैं एक टर्म लिखता हूं, सरोगेट्स। सरोगेट्स किन्हें बोलते हैं, सरोगेट्स आर दोज मदर्स जिनके यूट्रस में हम किसी और का एम्ब्रियो प्लांट कर सकते हैं। सपोज स्पर्म किसी और मेल का, सपोज कोई कपल है या कोई भी हम लेंगे कपल ऑफ एन एनिमल और ए ह्यूमन, उन्होंने एक मेल ने सीमन दिया, स्पर्म दिया, फीमेल ने ओवा दिया, हमने इनको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया, फिर इस एम्ब्रियो को उठाया, हमने किसी और के यूट्रस के मदर के यूट्रस में डाला, वहां वो इम्प्लांट होते हैं, डेवलप हो जाते हैं और आफ्टर कंप्लीट द सक्सेसफुल गेस्टेशन पीरियड बर्थ होती है किसकी, बच्चे की। तो दैट मीन्स उन मदर्स को हमने क्या नाम दिया है, सरोगेट्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट आर सरोगेट्स। ये आप बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं, विद शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में हम बहुत सारी काउस को एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट करा सकते हैं और वहां पे डिलीवरी हो सकती है बहुत सारे हम कह सकते हैं बच्चों की। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां हमने सेव किया टाइम, हमने जिस काउ को सिलेक्ट किया है वो हाई ब्रीड, स्पीरियर ब्रीड है, क्योंकि हमने यहां पे हमारे पास एक ब्रीड है जो स्पीरियर है। तो इस स्पीरियर ब्रीड को हमने इंड्यूस किया हाई डोज ऑफ एफएसएच, बहुत सारे एग्स हमने रिलीज करवाए एट अ सिंगल टाइम। नॉर्मली इन वन साइकिल एक ही ओवर रिलीज होता है, लेकिन बाय इंजेक्टिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिव हम 6 से 8 एम्ब्रियो जो है 6 से 8 एग्स जो है रिलीज होता है एट अ वन टाइम इन वन साइकिल। तो एक साइकिल में 6 से 8 एग्स, फिर इनको हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं या नेचुरली हम फर्टिलाइज सेक्सुअल क्वाइट्स करवाते हैं, तो 6 से 8 एम्ब्रियोज बनते हैं इन वन साइकिल। इन 6 से 8 एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफर करते हैं 6 से 8 काउस में, दैट्स नोन एज सरोगेट्स। तो 6 से 8 और काउस की पैदाइश होती है जो एक्चुअली क्या होते हैं, वो वेल बिल्ट होते हैं और उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल उसी पहले वाली स्पीरियर ब्रीड काउ से होते हैं। तो इस टेक्निक से हमें दो फायदे मिलते हैं, एक वी कैन डेवलप या वी कैन प्रोड्यूस सुपीरियर काउस at an enormous rate, yeah, we can produce superior bulls at an enormous rate. So that means production of superior bull हो या production of superior cow हो, हम ज्यादा से ज्यादा produce कर सकते हैं, that too from a single cow with a short span of time. By this point से हम यहाँ मैं एक point note करूंगा, ये याद रहिएगा, 3000 जो है काउस को हम इम्प्लांट कर सकते हैं, यानी कि 3000 काउस को हम क्या कर सकते हैं, इंसेमिनेट। ऐसे हम यहां तो हमने लिया 6 से 8 एक्स, तो हम एटलीस्ट 300 जो है काउस को इंसेमिनेट करा सकते हैं बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट वाज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग टेक्निक्स। नाउ फायदा क्या है बाय डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या बाय डूइंग दिस क्रियो प्रिजर्वेशन या बाय डूइंग मोइट, हमें इससे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो बेनिफिट यह है, सबसे पहला बेनिफिट जो है हमें लिखना हूं इंपॉर्टेंस, इससे फायदा क्या है हमें, सबसे पहला फायदा क्या है, सेविंग ऑफ टाइम। हम पहले टाइम बचाते हैं,
दूसरा सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर ब्रीड्स। हमने क्या किया, हमने सुपीरियर ब्रीड्स को सिलेक्ट किया, फिर उन्हीं सुपीरियर ब्रीड्स को हमने क्या किया, हमने इनको फिर से रिप्रोड्यूस करवाया है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर ब्रीड्स एंड आर reproduced with desired characters, यानी कि अगर हमने सुपीरियर ब्रीड को सिलेक्ट किया, सपोज हमारे पास कोई सुपीरियर ब्रीड है, हम चाहते हैं ये ब्रीड हर एक के पास पहुंचे। यहां सपोज अगर हमारे किसी इंस्टीट्यूट में कोई सुपीरियर ब्रीड काऊ है जो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, अब किसी ने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, हम चाहते हैं कि इस डेयरी फार्म में इसी ब्रीड के काउज मिले, तो हम क्या करते हैं, इस काउ से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर मॉई टेक्निक से क्या करवाते हैं, हम प्रोड्यूस करवाते हैं बहुत सारे काउज जिनके डिजायर्ड कैरेक्टर्स बिल्कुल इसी सुपीरियर फीमेल काउ से मिलते हैं, और उससे हम डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है बिल्कुल इंक्रीज होता है। दैट वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल ब्रीडिंग एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट नाउ हम स्टार्ट करेंगे पोल्ट्री। नाउ वी विल स्टार्ट द poultry farm. So, poultry farming. देखिए, जो होल इंडिया है, या जो पूरे हम कह सकते हैं जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो ह्यूमन्स इनॉर्मसली कंज्यूम करते हैं चिकन को और एग्स को। यानी कि एग और जो चिकन है ये हमारा डे टू डे लाइफ का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट फूड है। सो हम एक्चुअली किसे हम कहेंगे पोल्ट्री मीन्स बर्ड्स, जिन्हें हम पालेंगे या डोमेस्टिकेट करेंगे सिर्फ इस पर्पस के लिए दैट दे कैन प्रोवाइड एस मीट एंड एग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फाउल, जिन्हें हम बर्ड्स भी कहते हैं, किस लिए, फॉर एग एंड मीट। क्योंकि जो आप देखिए कितना कंज्यूम हम करते हैं चिकन को, ब्रॉयलर्स को, तो ये एग और मीट के लिए हम इनको पालते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एग्स हर दिन, हमें चाहिए हमारे जो ब्रेकफास्ट है, हमारे जो फूड है, हमारा जो खाना है, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, हमें एग तो चाहिए, मीट भी चाहिए। तो दैट बहुत सारे लोग हैं जिनको रेड मीट पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक द रेड मीट, दे वांट टू टेक द व्हाइट मीट, क्योंकि जो चिकन होता है इनके मसल्स में जो मायोग्लोबिन है वो कंटेंट बहुत कम होता है, इससे हम कहते हैं व्हाइट मीट, तो ये बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो दैट मीन्स ये मीट और एग की प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन बर्ड्स को पालते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक्स के अंदर प्रॉपर इनको कल्टीवेट करते हैं। तो प्रॉपर इनको हम बाज़ाब्ता हम कहते हैं एक ऐसे तरीके, मुनज़्ज़म तरीके से हम इनको पालते हैं, सो दैट वी कैन यील्ड लॉट ऑफ बर्ड्स, लॉट ऑफ फॉल्स, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एग्स एंड मीट। इसे हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। सो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉल यानी कि बर्ड्स फॉर किसलिए, फॉर एग एंड मीट, दैट्स नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ अगर हम बर्ड्स को सिर्फ इसलिए हम कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं ताकि वी कैन गेट द मीट, दे आर नोन एज ब्रॉयलर्स। रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर किस लिए, फॉर मीट। तो जब हम बर्ड्स को सिर्फ इस पर्पस के लिए डोमेस्टिकेट करेंगे सो दैट वी कैन गेट मीट, यानी कि मीट के लिए हमने इनको पाला, ऐसे बर्ड्स को हम कहते हैं ब्रॉयलर्स। हम इनको क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स। अब अगर हम सिर्फ इसलिए उनको डोमेस्टिकेट करेंगे कि हमें मीट नहीं बल्कि एग्स चाहिए, रियरिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ बर्ड्स फॉर इसके लिए, एग्स के लिए, तो ऐसे बर्ड्स को हम क्या नाम देते हैं, लियर्स। सो जब बर्ड्स को सिर्फ इस पर्पस के लिए हम डोमेस्टिकेट करेंगे दैट वी कैन गेट द मीट, वी कॉल देम एज
ब्रॉयलर्स। लेकिन जब बर्ड्स को इस पर्पस के लिए हम डोमेस्टिकेट करेंगे दैट वी कैन गेट एग्स, ऐसे बर्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? लेयर्स। इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, यानी कि हाउ कैन वी डोमेस्टिकेट और हाउ कैन वी मैनेज द पोल्ट्री फार्म। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। जैसे सबसे पहले हमें किस टाइप की पोल्ट्री को मैनेज करना है, डोमेस्टिकेट करना है, ये आपको पहले पता हो, तो इसके लिए आपको सबसे क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द ब्रीड। उसके बाद प्रॉपर हाउसिंग। जब हमने एक बेस्ट ब्रीड को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें इसके लिए प्रॉपर हाउस यानी कि वो जगह सिलेक्ट करनी है जहां पे हम इन बर्ड्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। तो हमें प्रॉपर हैचरी बनानी है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर हाउसिंग। प्रॉपर हाउसिंग, जो प्रॉपर हाउसिंग वो उसमें होनी चाहिए क्लीननेस एंड वेंटिलेशन, यानी कि वहां पे पूरी सफाई और वेंटिलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां गुप्त अंधेरा हो, डार्कनेस हो, या ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ खिड़कियां ही हो। सो एक प्रॉपर वेंटिलेशन, जो मिनिमम लाइट जरूरत है वो होनी चाहिए। वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर हाइजीन। हाइजीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस जगह पे हमने ये किया हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये विद इन द, जो हम कह सकते हैं विद इन द विलेज या विद इन द सोसाइटी या विद इन द पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन जो बर्ड से फैलते हैं या बहुत सारे डिजीज है जो बर्ड्स को होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। तो हमें इनको बाज़ाब्ता उस जगह सेलेक्ट करना हो जहां ये थोड़ा लोगों से दूर हो, जहां इनके पास प्रॉपर हाउसिंग हो, जहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, जहां पे अच्छा खासी लाइट हो, और सबसे वहां पे जो सराउंडिंग एरिया है वो क्लीन होना चाहिए। किसी गंदी जगह पे हमें इनकी हाउसिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वहां पे डिजीज हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारी फार्मिंग है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। प्रॉपर हाइजीन और बाज़ाब्ता हमें प्रॉपर रिकॉर्ड, हमें बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड कि टोटल कितने बर्ड्स को हमने हैच किया है, कितने बर्ड्स है। हर बार हमें उनका वेट, रेगुलरली वेट को चेक करना है, क्योंकि ओवर वेट भी नहीं है। अगर हमने सिर्फ एग्स के लिए उनको पाला है तो बाज़ाब्ता हमें चेक करना है कि एक हैन कितना एग्स देती है। सो वी हैव टू लुक, सो हमें बाज़ाब्ता प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रॉपर इंस्पेक्शन, बाज़ाब्ता जो वेटरनरी साइंस डॉक्टर्स है हमें उनसे इंस्पेक्शन करवाना चाहिए, चेक करना चाहिए, हर एक बर्ड को चेक करना चाहिए कहीं कोई डिजीज तो नहीं है। अगर डिजीज है तो बाज़ाब्ता वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। प्रॉपर वैक्सीनेशन, ठीक है, ये ख्याल रखना चाहिए हमें। नाउ ये तो हो गए कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स, मेथड्स और द टेक्निक्स बाय विच वी कैन डू द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। हमें बाज़ाब्ता एक अच्छी सी ब्रीड को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए एक अच्छा सा घर, एक अच्छी हाउसिंग होनी चाहिए, उस घर की एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो और क्लीननेस हो, प्रॉपर लाइट मस्ट है, यहां मैं लिखना भूल ही गया, आई विल राइट हियर। 7th, प्रॉपर लाइट, वहां पे अच्छी खासी जो है रोशनी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे अच्छा बेस्ट हाइजीन होना चाहिए, सराउंडिंग एरिया बहुत क्लीन होना चाहिए। जो बंदा उन बर्ड्स को लुक आफ्टर कर रहा है वो भी डिजीज फ्री होना चाहिए, वो भी बेस्ट साफ सुथरा होना चाहिए, और जो जगह है वो भी साफ सुथरी होनी चाहिए। अदरवाइज ये हो सकता है कि जो बंदा उनको लुक आफ्टर कर रहा है उसको डिजीज हो सकती है, या जो बंदा है अगर वो जो उनको देखभाल कर रहा है अगर उससे कोई डिजीज होगी तो वो उन बर्ड्स को पास ऑन कर सकता है। हमें बाज़ाब्ता इसका बाज़ाब्ता रिकॉर्ड रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आफ्टर एवरी हैच जो हमारी जो यील्ड है क्या वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, और बाज़ाब्ता हमें इनको इंस्पेक्शन और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी करना चाहिए। नाउ सम इंडियन ब्रीड्स, जिसे हम कहते हैं लोकल ब्रीड्स। अब हम देखेंगे कुछ लोकल ब्रीड्स, तो कौन कौन सा है लोकल ब्रीड, इंडिया के लोकल ब्रीड्स, वो हम देखेंगे। सबसे पहला ब्राह्मा, ब्राह्मा, कड़कनाथ, असील, चिटागोंग, चिटागोंग, चिटोगैंग,
चिटोगैंग, गैग्रस एंड बसरा। ये कुछ जो है हमारे लोकल ब्रीड्स है, ब्राह्मा, कड़कनाथ, असील, चिटागांग एंड गैगस एंड बसरा। ये हमारे कुछ लोकल है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ये नोट कीजिए, जो असील है, असील जो है ये खतरनाक है। इसके जो हम कह सकते हैं इसका जो मेल होता है वो बड़े लड़ाकू होते हैं, तो इन्हें यूज किया जाता है फॉर कॉक फाइटिंग। तो पूरे वर्ल्ड में जो कॉक फाइटिंग होती है वो कौन से लोग है? असील है। सो दे आर यूज्ड इन कॉक फाइटिंग। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ब्रीड और विच वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर यूज्ड इन कॉक फाइटिंग, तो वो कौन सा है? असील है। सो मैंने यहाँ पे स्टार दिया है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो ब्रह्मा है, कड़कनाथ, असील, चिटागैंग एंड गैगस एंड बुसरा, ये सारे लोकल ब्रीड्स है, इंडियन ब्रीड्स है। इसमें जो असील है दैट्स यूज्ड फॉर कॉक फाइटिंग। नेक्स्ट जो है हम ले रहे हैं सम एक्सोटिक ब्रीड्स, वो जो हमारे अपने नहीं है बल्कि फॉरेन है, तो वो हम देखेंगे। सो फॉरेन ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड्स। Some exotic breeds। कौन कौन सा है एक्सोटिक ब्रीड? ध्यान से देखें। सबसे पहले न्यू हैम्पशायर, ठीक है, और रॉक प्लायमाउथ, रोड आइलैंड, और एक और से बोलते हैं हम व्हाइट लेग हॉर्न। ये जो चार है ये हम कैसे दिए जाते हैं? एक्सोटिक ब्रीड्स। ध्यान से, जो पहले तीन है दे आर अमेरिकन, और जो लास्ट वन है यह है मेडिटेरियन। नाउ जो व्हाइट लेग हॉर्न है, याद रखिए, जो व्हाइट लेग हॉर्न है ये सबसे बेस्ट लेयर है, वर्ल्ड की बेस्ट लेयर है, बेस्ट लेयर ऑफ वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बेस्ट ब्रीड मानी जाती है टू ले एग्स वो है व्हाइट लेग हॉर्न। 240 एग्स पर ईयर, 240 एग्स हर साल ये देती है। सो यहां नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ब्रीड, बेस्ट लेयर इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाइट लेग हॉर्न। और जो रॉक प्लायमाउथ है ये सबसे बेस्ट ब्रॉयलर माना जाता है, बेस्ट ब्रॉयलर ब्रीड, क्योंकि ये मीट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो मीट यानी कि जो ब्रॉयलर है वो कौन सा ब्रीड है? रॉक प्लायमाउथ। और जो सबसे बेस्ट लेयर है वो कौन सा है? व्हाइट लेग हॉर्न। ये थे कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स, यानी कि दीज आर सम एक्सोटिक ब्रीड्स। नाउ वी विल सी सम डिजीज। आपको पता ही है कि जो पोल्ट्री है, जो बर्ड्स है, इन पे बहुत सारे बैक्टीरिया या प्रोटोजोन या वायरल डिजीज जो है अटैक कर सकते हैं। सो वी विल सी सम डिजीज caused by bacteria, protozoa or virus. So diseases of poultry. तो सबसे पहली जो है दैट इज बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज यानी कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज जो है बर्ड्स को होती है? सबसे पहला माइकोप्लाज्मोसिस, दूसरी स्पाइरोकीटोसिस, एक और है प्लोलम और फाउल कॉलरा। These are the A, B, C and D। ये चार बैक्टीरियल डिजीज है जो पोल्ट्री या बर्ड्स को होती है। माइकोप्लाज्मोसिस, स्पाइरोकीटोसिस, प्लोलम
या फाउल कॉलरा। उसके बाद हम लेंगे प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज यानी कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ से होती है, तो वो क्या है, कॉक्सिडियोसिस। कॉक्सिडियोसिस, इसी को हम कहते हैं ब्लडी डायरिया, यानी कि इस डिजीज से डायरिया हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो बर्ड्स को लगती है। पूछा जाता है कि किस डिजीज से डायरिया हो जाते हैं बर्ड्स, और प्रोटोजोअन डिजीज से हम बोलते हैं कॉक्सिडियोसिस। तो वायरल डिजीज में सबसे पहले जो है दैट इज फाउल कॉलरा, सॉरी दिस इज फाउल फ्लू। फिर है बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू है, ध्यान से, ये होता है H5N1, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये बर्ड फ्लू है। ये न सिर्फ बर्ड्स को होती है बल्कि बर्ड से ये ह्यूमंस को भी ट्रांसमिट हो सकती है। सो कैन ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमंस। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फ्लू इज कॉमन टू बर्ड्स एज वेल एज ह्यूमंस। वो है बर्ड फ्लू, जो होता है किसकी वजह से, एक इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1। एक और है, इसका नाम है रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज, या ऐसे कहते हैं, और न्यू कासल डिजीज, ये भी वायरल डिजीज है। सो रानीखेत डिजीज और न्यू कासल डिजीज, ये सारे डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट। देखिए, जो बैक्टीरिया से होती है माइकोप्लाज्मोसिस, स्पाइरोकीटोसिस, प्लोलम या फाउल कॉलरा। प्रोटोजोन डिजीज जो बर्ड्स को होती है, कॉक्सिडियोसिस से डायरिया होते हैं बर्ड्स। वायरल डिजीज लाइक फाउल फ्लू या बर्ड फ्लू, H5N1 से हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, जो इंसानों को भी होता है, ह्यूमंस को भी होता है। रानीखेत डिजीज और न्यू कासल डिजीज। तो दैट वाज ऑल अबाउट द जो है रिगार्डिंग द पोल्ट्री फार्म। तो हमने देखा कि जो पोल्ट्री है वी रियर और डोमेस्टिकेट देम जस्ट फॉर मीट एज वेल एज एग्स। इसमें जो सबसे बेस्ट जिन बर्ड्स को हम सिर्फ इसलिए डोमेस्टिकेट करते हैं सो दैट दे कैन गिव अस मीट, उन्हें हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। जिन्हें हम सिर्फ इसके लिए डोमेस्टिकेट करते हैं सो दैट दे कैन गिव अस एग्स, दे आर नोन एज लेयर्स। उसके बाद हमने इंडियन ब्रीड्स, एक्सोटिक ब्रीड्स देखे, सम डिजीज जैसे बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअन डिजीज पढ़े, और साथ ही में हमने देखा है कि हाउ वी कैन मैनेज द पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स क्या है वो हमने देखा। और उससे पहले हमने पढ़ा कंट्रोल ब्रीडिंग टेक्निक्स, कि जब हम ब्रीडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, मॉइट हो, क्रायो प्रिजर्वेशन हो, एटसेट्रा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट, दैट इज डेयरी फार्मिंग। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।